जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री का जो चल रहा है चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का एक वीडियो बना चुके हैं। आज दूसरा वीडियो लेकर आया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आइए तो आज हम लोग समझेंगे। आज का टॉपिक का नाम है वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये सब जो है से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो आइए, वेग नियम या वेग समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझिए, अगर हम कोई लेते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया A+B लेते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और इसकी क्रिया कराएंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। जैसे आप देखिएगा, सिंपल सी बात आप समझिए कि अगर आपको गेहूं हो गया, आटा हो गया, गेहूं का अगर आटा प्राप्त करना चाहते हैं, या सत्तू जानते हो दोस्तों, सत्तुआ जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, चना, मक्का, ये सबको मिक्सर करके और क्या बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं। तो जो चना और मक्का जो है, ये क्या किया, अभिक्रिया में भाग लिया, जिसके कारण सत्तू बना। तो ठीक उसी प्रकार क्या है दोस्तों, देखिएगा, अगर दो कोई पदार्थ लेते हैं, मान लेते हैं पदार्थ ए है और पदार्थ बी है, और उसको मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बन गया पी, जिसको हम देखिएगा, ये काम करेगा जो अभिकारक का काम करेगा। अभिकारक का काम कौन करेगा, ए और बी अभिकारक का काम करेगा, और ये जो है ये प्रतिफल का काम करेगा। प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का यह काम करेगा, यह करेगा प्रोडक्ट, प्रतिफल का काम। बहुत सारे पदार्थ, एकदम ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत सारे पदार्थ मिलने के बाद जो है एक प्रतिफल का निर्माण होता है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए, अभिकारक क्या है, ये पूछा जा सकता है। देखिए, हम आते हैं पॉइंट पर आएंगे, पहले समझिए अभिकारक क्या है। तो क्या कहेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। अच्छा, और समझिए प्रतिफल किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के द्वारा जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये 10वां का बेसिक पॉइंट है, इसको पहले ही समझना था, लेकिन इस चैप्टर में इसका यूज होगा इसलिए। तो अभिकारक समझ गए, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे। जब पदार्थ के निर्माण के बाद जो है से एक नए यौगिक का निर्माण हो, उसको प्रतिफल कहेंगे। और जिस समीकरण के द्वारा यह क्रिया को दर्शाया जाएगा, उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब जिसके द्वारा हम यह पदार्थ को दर्शाए कि कोई प्रतिफल बन रहा है, गेहूं, आटा, ये सब मिलकर आटा बन रहा है, तो वह जो आपके चना हो गया, मक्का हो गया, या जो सत्तू में जो बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स रखते हैं, वो सब आपका क्या है, अभिकारक है। और उसके द्वारा जो सत्तू का निर्माण हो गया, वह क्या कहलाया, प्रतिफल कहलाया। उसके बाद जिस प्रोसेस द्वारा यह क्रिया हो रहा है कि यह मक्का का, चना का आपको जो है से सत्तू में बदल जाना, तो ये क्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम कहते हैं मक्का है, गेहूं है, या जो भी है, चना है, अगर हम मशीन में रखेंगे, तो अगर मशीन चालू हम जब करेंगे तो मक्का और चना की मात्रा क्या होगा दोस्तों, घटेगा, और सत्तू की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अभिक्रिया शुरू होने के बाद अभिकारक की मात्रा घटते जाता है और प्रतिफल की मात्रा बढ़ते जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, अभिकारक समझ के हमको समझना है वेग नियम या वेग समीकरण क्या है। तो याद रखिएगा, वेग नियम या वेग समीकरण क्या कहता है, वेग नियम या वेग समीकरण क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक कौन है दोस्तों, ये है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण देखिए दोस्तों, सांद्रण ए, अभिकारक कौन है, ए है, तो ए का सांद्रण इनटू अभिकारक क्या है, बी है, यानी बी का सांद्रण। याद रखिएगा, सांद्रण को ऐसे हम सूचित करते हैं। तो वेग नियम या वेग समीकरण किसे कहेंगे, वेग नियम या वेग समीकरण किसे कहेंगे, तो वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल का सांद्रण जो होता है, वेग का सीधा समानुपाती होता है। यहाँ समझिए, नहीं समझ में है, देखिए यहाँ पर वेग नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दर, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दर उसके अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि इस नियम के अनुसार, वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का सांद्रण जो होता है, अभिकारक का सांद्रण वेग का सीधा समानुपाती। यानी जितना रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा, उतना अभिकारक का सांद्रण तेजी होगा। यही बात कहा गया है।
तो आप याद रखिएगा कि वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार, वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक का सांद्रण उसके वेग का सीधा समानुपाती होता है। अभी रासायनिक अभिक्रिया का वेग का सीधा समानुपाती होता है किसका? अभिकारक का सांद्रण। समझ में आ गया? यानी अभिकारक का जो सांद्रण है वेग का सीधा समानुपाती होगा किसके अनुसार? वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार। तो देखिएगा दोस्तों, वेग है तो वेग को वेग रहने दीजिए, समानुपाती होता है ना, समानुपाती, तो बराबर के उधर जाने के बाद जो है कांस्टेंट में बदलता है। तो ये कांस्टेंट में क्या आएगा दोस्तों? देखिएगा ये बदलेगा तो कांस्टेंट के हो जाएगा और सांद्रण ऑफ ए और सांद्रण ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। और ये देखिएगा वेग बराबर, देखिए वेग को वेग रहने दीजिए, समानुपाती उधर जाएगा तो कांस्टेंट आएगा के, और सांद्रण ऑफ ए और सांद्रण ऑफ बी। ये हो गया वेग नियम या वेग समीकरण। जब हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया को सिद्ध करेंगे वहां पर इसकी आवश्यकता होगी दोस्तों। तो याद रखिए वेग नियम के अनुसार या वेग समीकरण के अनुसार क्या होता है? के सांद्रण ऑफ ए और सांद्रण ऑफ बी। अगर हम कहेंगे दोस्तों, अगर हम कहेंगे कि कोई सी प्लस डी अभिकारक है और वो अभिक्रिया किया तो प्रोडक्ट बना, तो इसका हम कहेंगे वेग नियम या वेग समीकरण लिखने के लिए तो क्या कहिएगा? वेग बराबर क्या कहिएगा? वेग बराबर कहिएगा क्या? सांद्रण ऑफ सी और सांद्रण ऑफ क्या कहिएगा दोस्तों? डी। और इसके देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदला में क्या आ जाता है? के। ये आपको जो है वेग नियम या वेग समीकरण, यहाँ से हम समझ गए क्या वेग नियम या वेग समीकरण किसे कहते हैं? वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें उपस्थित अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। जो अभिकारक उपस्थित उसके अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, अगला समझते हैं। अभिक्रिया का वेग या दर किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जिसे कहा जाता है। अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग या वेग दर किसे कहते हैं? तो समझिएगा दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभी हम तुरंत बात किए हैं, अभी रासायनिक अभिक्रिया बोलने से आपको क्या क्या याद होना चाहिए? एक तो ऐसा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और एक ऐसा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो पदार्थ बन रहा है। दो चीज याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया इकाई समय में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है अभिकारक और उसके प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के वेग दर को, के सांद्रण में परिवर्तन के दर को या परिवर्तन के वेग को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे देखिएगा, इकाई समय अंतराल में, परिभाषा पहले सुन लीजिए उसके बाद हम समझा भी देते हैं। इकाई समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया में, इकाई समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में, इकाई समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के वेग दर को, परिवर्तन के वेग दर को अभिक्रिया की का वेग कहते हैं या दर कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर समझिए क्या होता है। जैसे देखिएगा, हम कोई पदार्थ ले लेते हैं इक्वेशन में a प्लस बी, ये कोई अभिकारक है और प्रोडक्ट P बन गया। तो अभिक्रिया का वेग दर क्या कहता है? याद रखिएगा, प्रतिफल में, जैसे भी हम तुरंत बताए हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगा तो अभिकारक जो है उसका मात्रा घटने लगेगा और प्रतिफल की मात्रा बढ़ने लगेगा। यानी जैसे ही हम मशीन को चालू करेंगे वैसा ही गेहूं अगर पिसवाने गए तो गेहूं की मात्रा कमने लगेगा और आटा की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। कमने लगेगा तो उसको माइनस से सूचित करेंगे और बढ़ने लगेगा तो उसे प्लस से सूचित करेंगे। जैसे देखिएगा, ए प्लस बी प्रोडक्ट P होता है। अगर इस रासायनिक अभिक्रिया का आपका कहा जाए वेग दर क्या होगा, तो याद रखिएगा वेग दर क्या होगा? पहले इसको देखिए परिभाषा, वेग दर समझिए। रासायनिक अभिक्रिया इकाई समय में, मतलब समय क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए, कोई यूनिट निश्चित होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, अभिकारक करने का मतलब ये दोनों, अभिकारक और प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है ये प्रतिफल के सांद्रण में, सांद्रण अभी तुरंत सिखाएं। अगर हम कहेंगे ए का, इसका सांद्रण लिखने के लिए तो क्या कहिएगा? सांद्रण ऑफ ए, इसको लिखिएगा। अच्छा, बी का कहेंगे सांद्रण लिखने के तो क्या होगा? बी का सांद्रण ऐसे, और पी का सांद्रण कहेंगे तो कैसे लिखेगा? ऐसे। अब समझिए आप, सांद्रण में परिवर्तन के वेग को अभिक्रिया की वेग या दर कहते हैं। यानी इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के वेग को अभिक्रिया की वेग या दर कहते हैं। यही बात होगा। इकाई समय का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लेते हैं यहाँ पर इकाई समय ले लेते हैं, डी लेते हैं, डी टी, ये डी टी हो गया, डी बटा टी लिए तो ये क्या हो गया? dt हो गया, और ये d बटा t लिए तो ये d बटा dt हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सब अलग अलग है दोस्तों। देखिएगा, a इकाई समय अंतराल में a का सांद्रण a, और इकाई समय अंतराल का मतलब क्या होता है? d बटा dt,
मतलब एकांक निश्चित, एकांश समय अंतराल मतलब डी बटा डी टी और डी बटा डी टी दोनों का बात हो रहा है, अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी बात हो रहा है, यानी ए बटा डी टी और बी बटा डी टी। तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण और प्रतिफल के सांद्रण के वेग को, कितना वेग से जा रहा है तो उसी को हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग। अब देखिएगा इसको हम कहेंगे, इसको अगर हम सांद्रण कहेंगे, इस समीकरण का सांद्रण लिखने के लिए, तो बोलिए ये अभिकारक है तो अभिकारक का क्या होगा, ए का सांद्रण बटा में डी बटा डी टी, क्योंकि इकाई यूनिट क्या है, इकाई है। और अभिकारक की मात्रा समीकरण रासायनिक अभिक्रिया सुनेगा घटने लगेगा तो इसको माइनस से सूचित करेंगे। फिर देखिएगा अगर बी का लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस डीवी बटा डी। अगर पी का लिखना चाहते हैं तो पी प्रोडक्ट ना है बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा डीपी बटा डी। एकदम गड़बड़ाई नहीं, भागे नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सी प्लस डी प्रोडक्ट पी है और इसका कहेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग दर लिखे या वेग लिखे तो क्या कहिएगा, देखिए अभिकारक है तो अभिकारक क्या होगा सी का सांद्रण, और इकाई समय अंतराल का मतलब क्या होता है डी बटा में क्या होता है टी, और अभिकारक है तो क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। अच्छा अगर हम इसका कहेंगे तो ये भी अभिकारक है तो इसका सांद्रण, इकाई समय मतलब क्या होगा डी बटा में क्या होगा दोस्तों डी टी, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है अभिकारक है। अगर इसका कहेंगे तो क्या होगा पी का सांद्रण, और यहाँ पर इकाई समय है यानी डी बटा डी टी, और यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, मात्रा बढ़ेगा। तो समझ गए हैं दोस्तों अभिक्रिया का वेग, समझ गए हैं अभिक्रिया का वेग किसे कहेगा, तो इकाई समय अंतराल में या इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहेंगे अभिक्रिया का वेग या वेग दर कहेंगे। यहीं से परिभाषा कर सकते हैं। देखिए इस सांद्रण क्या, इकाई समय अंतराल का मतलब क्या होता है डी बटा डी टी। तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक के, इकाई समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया का वेग या वेग दर कहते हैं। समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर दो पॉइंट समझिएगा। वेग नियम से हम लोग देखे थे, वेग नियम या वेग समीकरण से फॉर्मूला क्या आया था, अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट ए है तो के ए का सांद्रण ये आया था, ये ना आया था दोस्तों। अगर इस अभिक्रिया के अनुसार वेग का नियम अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिफल है तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस डी बटा में क्या होगा डी टी, प्रोडक्ट ए है तो ए, यानी अभिक्रिया का वेग से और वेग समीकरण से आपको वेग के फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेग समीकरण से क्या होता है के ए, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है तो ये हो गया, और अभिक्रिया के वेग से आपको याद रखना है वेग बराबर माइनस डी ए बटा में डी टी होता है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगला पॉइंट से बारी से हम लोग समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है। अब देखिए दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए परिभाषा में से पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं, ऐसे एक बार लिख देते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातों पर निर्भर करता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातों पर निर्भर करता है तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा प्रथम का पूछेगा क्या कहेगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के एक घातों पर निर्भर करता है। देखिए सब कुछ सही रहेगा, केवल आपको शून्य की जगह एक हो जाएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर दो हो जाएगा तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, तीन हो जाता तो तृतीय कोटि का अभिक्रिया। तो याद रखना वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घातों पर निर्भर करता है तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या वे रासायनिक अभिक्रिया वेग जिसका अभिकारक का वेग, जिसके अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, याद रखिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है। अब देखिएगा दोस्तों दो चीज हम लोग पढ़े अभी तुरंत। मान लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है से यहाँ पर देख लीजिएगा, मान लेते हैं प्रोडक्ट ए इजकल टू जो है से क्या है दोस्तों पी है। प्रोडक्ट ए इजकल टू यहाँ पर आर ले लीजिए, आर इजकल टू क्या, आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसके बराबर है पी का। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों वेग, अगर हम पढ़े हैं वेग नियम या वेग समीकरण से हम लोग पढ़े हैं क्या कि वेग बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अभी तुरंत है। अगर इसका हम कहेंगे अभी तुरंत पढ़ा है अभिक्रिया का वेग पढ़ा है तो इसका हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए ए के लिए तो क्या कीजिएगा, ए के लिए अभी तुरंत पढ़ा है कि अगर अभिक्रिया है तो उसका सांद्रण, तो सांद्रण अभिक्रिया अभिकारक क्या है सांद्रण आर है तो इसका सांद्रण बटा में डी, बटा में क्या था डी टी था, और अभिकारक रहेगा तो उसके लिए हम क्या लगाते थे दोस्तों माइनस लगाते थे। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। अच्छा अगर हम कहते हैं वेग
वेग समीकरण से, वेग समीकरण या वेग नियम दोनों में वेग की चर्चा हो रहा है। तो वेग समीकरण से हम लोग पढ़े थे कि वेग बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेग समीकरण से हम लोग पढ़ेंगे वेग नियम या वेग समीकरण अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक का जो सांद्रण होता है वह अभिक्रिया के वेग का सीधा समानुपाती होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि वेग बराबर क्या था, वेग नियम से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदला में के, और सांद्रण ऑफ क्या था दोस्तों, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था आर था, और पावर में एन होता है, पावर में क्या होता है दोस्तों एन होता है। अब एन क्या दर्शाएगा, अगर शून्य रहेगा तो शून्य कोटि रहेगा तो इसके लिए एन का मान क्या रखेगा 0, और प्रथम रहेगा तो एन का मान कितना रखेगा 1, और द्वितीय रहेगा तो कितना रखेगा 2। अब एक और बात समझिए, कोई भी संख्या उसके पावर में 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है 1, जैसे 2 के पावर 0 इसका मतलब ही 1, के पावर 0 भी रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। अब आइए इसको बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों आप 10th में पढ़े होंगे, जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS भी बराबर होता है। तो देखिए दोनों का वेग बराबर है तो इसका मतलब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा -dr बटा में dt, और यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा के आर, और इसके पावर में क्या हो जाएगा एन। लेकिन सुनिए सुनिए, अगर कह रहा है शून्य कोटि है तो एन का मान क्या रखिएगा 0, तब देखिए आगे क्या हो जाएगा -d आर बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों dt, और बराबर में क्या हो जाएगा के और आर के पावर में एन का मान क्या रखिएगा 0, क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं शून्य कोटि की, यानी एन बराबर 0 रखेंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों -dr बटा में क्या हो जाएगा dt, अब बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों देखिएगा के गुणे कोई भी संख्या का पावर में 0 उसका मान कितना होता है दोस्तों, उसका मान जो होता है वह 1 होता है। ये अभी तुरंत सीखे हैं। अब आगे देखिएगा इसको 1 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -dr बटा में dt बराबर में के में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे समझिए, आगे समझिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, अब इसको क्या कीजिए कैचिया गुना कीजिए। कैचिया गुना कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों, अब इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये वाला इसको इससे गुना करना है तो क्या हो जाएगा -dr माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या हो जाएगा dr, और इसको गुना करना है 1 से तो 1 छुप जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा के dt। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस उधर भेज दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा डी सांद्रण ऑफ आर बराबर, ई माइनस को इधर कर दीजिए, माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा के dt हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अगला पॉइंट में क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। अब याद रखिएगा समाकलन का मतलब समझिएगा, अगर हम कहेंगे डी के का समाकलन क्या हो जाएगा तो के हो जाएगा, डी एन का समाकलन क्या हो जाएगा डी एन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको समाकलन दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी आर, और इधर क्या आ जाएगा माइनस के कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, माइनस के कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए डी टी। अब यहाँ पर समझिएगा लिमिट चलाइए, जब समय आप समझिए यहाँ पर जब टाइम जो है 0 होगा उस समय, जैसे हम मशीन में आप कोई गेहूं रख दिए और चलाए नहीं, समय 0 था तो प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। यानी जब समय 0 था तो प्रोडक्ट जो मान जो होता है वह क्या हो जाएगा A0 हो जाएगा, और जब समय बराबर कुछ लगे समय t हो जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा A मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी देखिएगा जब समय को अगर हम 0 रखते हैं तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है A0, और जब समय को हम t रखते हैं यानी यहाँ पर t रहता है तो प्रोडक्ट क्या आता है A। ये समझिए यहाँ पर जब समय 0 लिए है तो प्रोडक्ट A0, जब समय t लिए हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा A। अब देखिएगा दोस्तों आगे कीजिए, डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है R, जैसे डी के का इंटीग्रेशन क्या होता है K, उसी प्रकार क्या हो जाएगा डी आर का इंटीग्रेशन जो हो जाए वह क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और पावर में देखिएगा क्या है A0 और क्या है A है बराबर में इसका देखिएगा माइनस के तो बाहर रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों T होगा। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर T तक ला, देखिए 0 से क्या है T, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, एक नियम होता है उच्च माइनस निम्न, यानी समाकलन का जो है से नियम होता है, एकरा ए आर के जगह एक बार ए रखेंगे और इस आर के जगह एक बार A0 रखेंगे, तो इस आर के जगह एक बार ए रख दीजिए तो ए माइनस है बीच में माइनस का चिन्ह, इसी आर के जगह A0 रख दीजिए
तो ए नॉट, अब बराबर में देखिएगा एक बार इस टी के जगह ई टी का मान रखिए, माइनस के तो बाहर रहेगा दोस्तों, माइनस के बाहर रहेगा, ये टी के जगह एक बार ये वाला टी जो है इसके जगह रख दिए माइनस, इसी टी के जगह एक बार इसको रख दीजिए 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट बराबर में देखिए 0 तो हट जाएगा, के में टी से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए आप, देखिएगा यहाँ पर अब क्या करिएगा, माइनस के टी को उठा के इधर लाना है, तो माइनस के टी है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए तो देखिए माइनस में ए नॉट है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला लिख दीजिए ए नॉट, और यहाँ देखिए माइनस में था ना ए नॉट, तो उधर गया तो प्लस में, ये वाला प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए के हमको तो के का मान निकालना है, तो के को छोड़ दिए, बराबर में क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा। ये आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग हो गया। लेकिन सुनिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ए नॉट के जगह यहाँ पर रख सकते हैं, ए नॉट के जगह अगर हम ए लेंगे और ए के जगह अगर हम लेते हैं ए माइनस एक्स, तो यहाँ मान रख दीजिए, मान रखिएगा तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा ए नॉट, ए नॉट की जगह क्या लेना है ए, तो ए माइनस ए की जगह क्या लेना है ए माइनस एक्स, तो देखिए ए माइनस में क्या लीजिएगा एक्स, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जाकर इसको क्या कर देगा प्लस, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटा में क्या है टी है, तो देखिए बटा में टी है, हाँ चलिए ठीक है, ये एकरा से एकरा खत्म हो जाएगा, यानी के बराबर हो जाएगा एक्स बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा, और ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो गया। देखिए समझिए क्या होता है, वेग नियम या वेग नियम के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि वेग बराबर क्या होता है माइनस डी आर बटा डी टी, समीकरण फर्स्ट वेग नियम या वेग समीकरण के अनुसार क्या होता है के आर के पावर एन होता है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, ये इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए। अब क्या किए, इसमें क्या किए, इसको यहीं पे रहने दिए, अब देखिए के रहने दिए, आर के आर रहने दिए, एन का मान 0 रखेंगे क्योंकि शून्य कोटि का अभिक्रिया है, तो इसको उतार दिए। फिर क्या किए, के को कोई भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिएगा इसको जैसे तैसे उतार दिए, के गुने 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 कैचिए गुना किए, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस डी आर आ जाएगा, माइनस डी आर आ गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा के डी टी हो गया, पहले के को पहले कर दिए डी टी को बाद। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कि माइनस को हटा दिए, माइनस उधर ले जाना चाहते हैं, माइनस से गुना करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन का पिक्चर ऐसा होता है, तो इसको इसका समाकलन फिर इसका समाकलन, इसमें माइनस के जो था कांस्टेंट था पहला ही कॉमन ले लिए। अब देखिएगा जब समय 0 था तो प्रोडक्ट क्या आया ए नॉट, जब समय टी लगा तो प्रोडक्ट क्या आया ए, तो यहाँ देखिए समय 0 तो प्रोडक्ट ए नॉट, जब समय टी तो प्रोडक्ट ए। अब ऐसे कर दिए, डी आर का समाकलन आर होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ है ए नॉट से लेकर कहाँ तक है ए तक ला, और देखिए डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी होता है, और ये माइनस के छोड़ दिए, और लिमिट कहाँ है 0 से टी, तो 0 से टी कर दिए। अब देखिएगा इस आर के जगह एक बार ये रखेंगे मान, और इसी आर के जगह एक बार ये, और बीच में माइनस, तो देखिए ए माइनस ए नॉट बराबर माइनस के माइनस के, और इस बार देखिए एक बार टी के जगह ये वाला टी के जगह एक बार ये और ये वाला, तो टी माइनस 0 हो जाएगा, देखिए टी माइनस 0, टी माइनस 0 हो गया के। अब देखिएगा इसको जैसे के तैसे माइनस के में टी से गुना करेंगे तो माइनस के टी 0 हट जाएगा। अब इस माइनस के टी को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो देखिए पहले माइनस था उधर जाएगा तब प्लस में ए नॉट, आई प्लस था तो ये माइनस हो गया। यहाँ से तो के का मान निकालना है तो के बराबर क्या होगा ए नॉट ए, आई गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में। याद रखिएगा जब इतना ना सिद्ध करने के लिए डरे कहे कि सिद्ध करेगी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक्स बटा टी होता है, तो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ए नॉट बराबर ए ले लेंगे और ए बराबर ए माइनस एक्स लेंगे। पुट कर दीजिए मान, के बराबर क्या होता है ए नॉट की जगह ए माइनस ए के जगह क्या लीजिएगा ए माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस जाके ई वाला माइनस जाके उसको एक्स को क्या कर देगा ई प्लस कर देगा, तो ए माइनस एक्स इसे कट गया टी बटा एक्स हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब गुणनफल है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रथम और द्वितीय कोटि के लिए वेग नियम लेके आएंगे, वेग स्थिरांक लेके आएंगे और सब के लिए अर्धविकल आता है। जय हिंद दोस्तों।